नमस्कार साथियों। तो कैसे हम सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार। साथियों, पुरानी पेंशन और देश में नया केंद्र बजट, दोनों ऐसे मुद्दे जो कि पूरे देश को विचलित करे हुए हैं। बात हम करने वाले हैं इसमें पूरे संपूर्ण वीडियो में पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या कर्मचारियों के मन में है या क्या सरकार के मन में है। पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक नई बहस चढ़ी हुई है। सरकारी कर्मचारी संगठन केंद्र पर लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बना रहे हैं। वित्त मंत्री की कमेटी 15 जुलाई को एक जीसीएफ के साथ मीटिंग कर चुकी है। इस चर्चा में सरकार की तरफ से रिपोर्ट रखी गई कि उन पर कर्मचारियों संगठन सहमत नहीं दिखाई पड़े। मुख्य कारण सरकार के केवल एनपीएस सुधार करना चाहती है, पुरानी पेंशन बहाली नहीं करना चाहती। जब कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन की मांग करते रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों को केवल गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए, यानी कि पुरानी पेंशन योजना से ही कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। सरकार जो कहती है कि हम एनपीएस में सुधार करेंगे, एनपीएस में लाभ लाने का प्रयास करेंगे, तो उससे कर्मचारी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। साथियों, सरकार द्वारा आर्थिक बोझ कम करने के लिए पेंशन के लिए मार्केट में व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया गया। नेशनल पेंशन सिस्टम को लाया गया। पश्चिमी बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अलग अलग समय पर नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया। पिछले 7-8 सालों से यह व्यवस्था कर्मचारियों की इतनी खराब लगी कि बड़े बड़े आंदोलन किए गए, जिसको देखते हुए कई राज्यों द्वारा जैसे नागालैंड, सिक्किम, पंजाब और में अन्य कमेटियों को गठन किया गया। कई राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आदि में ओपीएस को फिर से लागू करने के आदेश जारी किए गए। आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन कर डाला। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार नई पेंशन व्यवस्था में मूलभूत अंतर विभिन्न चरणों में देखने को मिलते हैं। पुरानी पेंशन में जेसीएफ के नाम से मिनिमम 7% अंशदान काटा जाता था, जिससे कि कर्मचारी अपनी मर्जी से बेसिक सैलरी में बराबर कटा सकता था। इस हिस्से पर सरकार ब्याज की गारंटी देती थी। इसके साथ साथ कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार पैसे निकाल सकते थे और एक बार रिटायर होने पर पूरा पैसा उसको एक साथ दिया जाता था। रिटायर होने पर उसको अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में अलग अलग हर महीने प्रदान किया जाता रहा। यह पैसा देने के कारण लगातार बढ़ता रहा और पे कमीशन का लाभ भी पेंशनरों को मिलता रहा। अब जो नई व्यवस्था की गई है उसमें जीपीएफ की तरह ही 10% ईपीएफ रुपए के राशि काटौती होती है। सरकार की अपनी तरफ से 10% के मुकाबले 14% का अंशदान देना शुरू किया। इससे यूटीआई और एसबीआई शेयर मार्केट में निवेश करना है। इस पैसे पर मिलने वाले ब्याज की कोई भी गारंटी नहीं दी गई। रिटायरमेंट होने पर जितना भी कॉर्पोरेट इकट्ठा हो जाता उसका 60% फंड के रूप में कर्मचारी को दे दिया जाता। 40% फंड उनकी पेंशन के लिए एनुटी के रूप में लगाना होता है। अब मुख्य समस्या यह है कि जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट 29 से 30 साल पर होगी तो उन्हें ठीक ठाक पेंशन मिल जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट जिनकी उम्र या जिनकी सेवा अवधि 15 से 20 साल की नौकरी में ही हो जानी है, उनके लिए एनपीएस किसी अभिशाप से कम नहीं है। इसका कारण मुख्य उद्देश्य यही है कि नौकरी में कॉर्पस बढ़ाना है या कम करना है। इसके लिए इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 40% पर ही पेंशन तो दे है और इसमें क्या समस्याएं बनेगी वो भी बात करेंगे। खासकर राज्यों के लोगों को 2000 से 3000 की ही पेंशन प्राप्त होती रही है। विरोध का मुख्य कारण यह भी रहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में एक गारंटी मिलती थी कि किसी की पेंशन पर 9000 से कम नहीं होगी, लेकिन उसी को देखते हुए 9000 के पेंशन पर डीए का भी प्रावधान किया जाता था, जिससे पुरानी पेंशन सिस्टम ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देती थी। लेकिन नई पेंशन व्यवस्था जब से लागू की गई है उससे कर्मचारी 7-8 साल में ये समझ चुके हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिट वाला है और क्या बेनिफिट वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को देखते हुए रिटायरमेंट पर 50% पेंशन विचार कर रहे हैं और इसके लिए कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन कैसे दी जाएगी, यह बहुत मुश्किल सवाल है। एनपीएस को देखते हैं तो इसमें हर महीने 14% अतिरिक्त सैलरी का अंशदान किया जाता है। अगर 30 वर्षों की नौकरी में यह अंशदान लगभग 11% रिटर्न के आधार पर इतना ही हो जाता है कि उसे ओपीएस के बराबर पेंशन मिल सके। अगर सरकार ने इसके स्थान पर ओपीएस के बराबर पेंशन की व्यवस्था कर दी तो यह कॉर्पस उसके लिए वापस आ जाएगा, जबकि एनपीएस में दोनों अंशदान आखिर में
कर्मचारी और उसके परिवार को चले जाते हैं। इस तरह हम पाएंगे कि पैसा सरकार किसी भी कर्मचारी को पेंशन के लिए पूरी नौकरी के दरमियान कंट्रीब्यूशन करती है। वह रिटायरमेंट पर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी एक मुफ्त पैसा मिल सकता है। प्रत्यक्ष के हिसाब से देखा जाए तो केवल 30% लोग ही रिटायरमेंट के बाद 70 वर्ष या उससे अधिक तक उम्र तक जीवित रह पाते हैं। सरकार को इन्हीं पर अधिकतम पेंशन का खर्च करना होता है। ज्यादातर मामलों में यह सालाना कम हो जाता है, क्योंकि हर वर्ष कुछ पेंशनरों की मृत्यु के कारण यह सीमा घटती जाती है। साथियों, एक्सपर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मामले में रिटायरमेंट लगभग 30 वर्ष की नौकरी के बाद ही हो पाता है। इसलिए उपयुक्त कॉर्पस की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें नौकरियों के लिए 45 वर्ष तक नौकरी पाने की पूरी छूट दी जाती है। अतः कर्मचारी अधिकतम आयु पर नौकरी प्राप्त करते हैं, जहां पर नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति का कॉर्पस भी बहुत कम हो जाता है। हालांकि राज्यों में 50% पेंशन के लिए उन राज्यों में अलग अलग सेवा वर्षों की सेवा का प्रावधान रखा गया है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि 20 वर्ष है, और राजस्थान में 25 वर्ष है, और छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष है। इनमें कम नौकरी होने पर उनकी अनुपात में कम आय का प्रावधान रखा गया है। सरकार फंड में भी पेंशन देने में इन्हीं नियमों का पालन कर सकती है, और 20 वर्ष की रेगुलर नौकरी करने के पहले रिटायरमेंट के मामले में मिनिमम 9,000 की पेंशन और महंगाई भत्ते के प्रावधान से भी इस समस्या का निदान पा सकते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। इसमें सरकार का कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक स्टडी के मुताबिक ऐसा करने से सरकार को वर्ष 2033 से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक की वापसी हो सकती है। साथियों, संपूर्ण बातें मैंने आपको बताने का वो प्रयास किया। अब बात करते हैं थोड़ी बजट को लेकर। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो बजट में समस्या रखी गई है, सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर आज हमारा जो बजट पेश होता है उसको लेकर हम क्या चर्चाएं सोच रहे हैं, या सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है। इसमें कुछ क्षेत्र रखे गए हैं जो बजट के लिए खास हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा है कृषि क्षेत्र और अनुसंधान क्षेत्र। अब बजट की बात करते हैं। साथियों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर जितनी भी अपडेट आज तक दी हैं हमने अपने चैनल पर, उनमें सभी में ये बताने का प्रयास किया गया है कि कर्मचारी वर्गों को किस प्रकार से बेनिफिट हो सकता है और किस प्रकार से बेनिफिट नहीं हो सकता। मैं जो बातें बताने का आपको प्रयास करता हूं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताने का प्रयास करता हूं, और लगातार वो बातें या वो अपडेट देने का प्रयास करता हूं जिससे कि कर्मचारी वर्ग सोच सके या समझ सके कि पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी साबित होती है। तो कर्मचारी वर्गों ने भी मेरा इस पर भरपूर साथ दिया है, और मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा मेरे चैनल पर व्यूज हो सके हैं, लेकिन उसका केवल 1% हिस्सा आज मुझे चैनल सब्सक्राइबर के रूप में मिला है। ये भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो मेरे परिवार का हिस्सा है उन सभी का स्वागत है, और जो नए सदस्य जुड़ने वाले हैं उन सभी का स्वागत है। तो आप चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज हर सुबह आपको मिल सके। न जाने कब भविष्य में आपसे मुलाकात हो, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।